हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेटेड एरा के विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? सही है सब कुछ? यानी कि जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? अरे कभी कभार नमस्ते तो कर लिया करो भाई, नमस्ते। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आती है मेरे पास, आती हैं ये सारी चीज़ें, फील करते हैं हम लोग, राइट? ठीक है, एजुकेटेड एरा। अब आप लोगों को आपके साथ में मैंने कहा था सारी समस्याओं, यानी कि सारी समस्याओं में भाई बाबा नहीं है हम, ठीक है? यानी कि इकोनॉमिक्स मैं करा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस की वीडियो मिले, आपके भाई बहनों की भी समस्याएं यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड समाप्त, तो इसके लिए वर्किंग चालू है। फिलहाल हम इकोनॉमिक्स की वीडियो यानी कि इकोनॉमिक्स के प्रीवियस वीडियो में हमने किया था नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, आय विधि की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने किए थे और आपके कोई भी डाउट नहीं रहे। और किसी का कोई डाउट फिर भी आ जाए तो उसे भेज दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अप टू डेट करने की, उसको रिजल्ट देने की, यानी कि उसको सॉल्व करने की, राइट? तो मैं फिर से सूरज मालाकार आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से इन वीडियोस को देखिए, कंटिन्यूअसली देखिए। एक ही मंत्र है, मूल मंत्र है, बार बार वीडियोस को देखना और इसमें एक्सपर्ट हो जाना, राइट? और फिर से वही कहना चाहता हूं, अगर आप नए हैं तो प्लीज सारी वीडियोस को, प्रीवियस वीडियो को नेशनल इनकम की, वो सारी आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उनको देखिए और सीखिए और फिर हमारी इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, राइट? तो आइए हम लोग करते हैं फिर सर वैल्यू एडेड मेथड, और आज के क्लास में है आपके पास वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि, राइट? जिसे आप प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। सर किस लिए सीखा जा रहा है इसे? वही नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम और एनीथिंग मच मोर, जो भी रिलेटेड चीजें हैं, जीएनपी, जीडीपी, कुछ भी निकालना हो। सर तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड हमारे पास कौन सा होगा? वैल्यू एडेड मेथड यानी कि प्रोडक्शन मेथड, ठीक है? आप लोगों के इन सारी चीजों को सीखने के बाद हमें कंफर्मेशन मिलती है आपके लाइक से, आपके शेयर से, कमेंट से। तो प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि अच्छे से वीडियोस को देखने के बाद, समझने के बाद हमें रिवर्ट भी करें, ताकि हमें पता लगे कि हाँ इसमें कुछ और इस तरीके से इंप्रूवमेंट हो सकती है। आप लोगों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट? आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बनकर हमें दिखा सकते हैं। तो सर हम करने जा रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या है इस मेथड में, ऐसा क्या खास है और कितना आसान है, कितना टफ है? सर टफ तो है ही नहीं कुछ, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, एक ही मूल मंत्र बार बार देखिए, बार बार सीखिए, ध्यान से सीखिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए हमें, हम उसे सजेस्ट करेंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे जल्द से जल्द। तो देखिए वैल्यू एडेड मेथड में आपको क्या करना है, हम वही सीख रहे हैं। नेशनल इनकम या जीडीपी कुछ भी निकालना हो तो उसको हम स्टेप वाइज कैलकुलेट करेंगे। अब स्टेप बताने से पहले सर ये स्टेप क्या है? हर बार तो आपने फॉर्मेट बनाया था, कुछ चार्ट बनाया था आपने, और अब की बार स्टेप वाइज। यस, स्टेप वाइज, यानी कि स्टेप वाइज इसलिए करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स में भी आ जाता है। 4 मार्क्स और 6 मार्क्स तो हो ही सकता है, लेकिन इसके अलावा मैंने बताया ये 3 मार्क्स में भी कई बार आता है। सर इसका मतलब इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड मोस्टली टाइम वो 6 मार्क्स में आपको मिलते हैं, वो फिक्स्ड होता है। और उसके साथ एक और उसी पेपर, क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी इससे आ जाता है, यानी कि टोटल 9 नंबर के न्यूमेरिकल इससे कई बार आ जाते हैं आपके एग्जाम में। जो न्यूमेरिकल में जो भी इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं रखते वो हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहे, उन्हें भी न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट आएगा और आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे, राइट? तो देखिए सर, जो हमारे पास ये मेथड है उसे मैं स्टेप वाइज एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप वाइज चलने से पहले आइए जानते हैं कि प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड है क्या ऐसा, इसमें क्या है जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम प्रोडक्ट मेथड, जिसे आउटपुट मेथड भी आप लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड यानी कि वही उत्पाद विधि। अब इसका मतलब क्या है समझिए। एक 1 ईयर में, एक देश में, यानी कि एक अर्थव्यवस्था यानी कि इन एन इकोनॉमी, राइट? एक अर्थव्यवस्था में 1 ईयर में, कई राइटर्स ने लिखा है इन 1 अकाउंटिंग ईयर, इन 1 बिजनेस पीरियड, राइट? एक लेखा वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में, वही 12 महीने का पीरियड ऑफ टाइम। इस एक वर्ष में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है देश के अंदर, उस देश में, उस अर्थव्यवस्था में, एक देश में जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ,
अंतिम वस्तुएं। सर ये अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम यानी कि ये फाइनली कंजप्शन के लिए रेडी हो चुकी हैं, जिस प्राइस पे ये फाइनली बिक चुका है, अब आगे रीसोल्ड नहीं होना, राइट। यानी कि एमआरपी आप जानते होंगे, एमआरपी से ज्यादा प्राइस कोई भी चार्ज नहीं कर सकता। तो मैंने कहा इन 1 ईयर, एक साल में जितनी भी चीजें एक देश में प्रोड्यूस हुई हैं, उत्पादन हुई हैं, वस्तुएं और सेवाएं, उसके अंतिम मूल्य के योग को, सम को क्या कहेंगे सर? उस देश की डोमेस्टिक इनकम का नाम देते हैं। क्योंकि आपके देश में एक ईयर में, 1 ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे सोल्ड करके सर कुछ इनकम जनरेट होगी। वही इनकम आपकी क्या बनने वाली है? डोमेस्टिक इनकम। और इसी डोमेस्टिक इनकम में जो विदेशों से आप कमा कर लाए, है ना, उसका नेट फैक्टर इनकम भी आप जोड़ देंगे, वो नेशनल इनकम बन जाएगा। तो आपको बात समझ में आई होगी कि सर प्रोडक्शन मेथड ये क्या कहता है। इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, प्रोडक्शन मेथड हो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, राइट। तो प्रोडक्शन मेथड कहता है कि सर 1 ईयर में, इन 1 अकाउंटिंग ईयर, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, टोटल प्राइस, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम फॉर दैट कंट्री और इकोनॉमी, राइट। इसके अंदर ध्यान रखिएगा नीफा इंक्लूडेड नहीं है। इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, फाइनल गुड्स के प्राइस को लिया गया है, यानी कि जो उसका फाइनल प्राइस होता है उसे पिक किया जाता है इसको कैलकुलेट करने में, है ना, जिसमें सारी इंटरमीडिएट की वैल्यू जुड़ी होती है। क्योंकि आपको पता है एमआरपी जो सेट होता है उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्सेज, ये सारी चीजें जुड़कर बनाई जाती हैं, है ना। तो 1 ईयर में मैंने कहा सर एक देश में, एक अर्थव्यवस्था ने एक वर्ष में जितना कुल वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन किया, उसका अंतिम मूल्य है। कई बार राइटर्स आपके इसमें जोड़ देंगे सामान्य निवासियों द्वारा, यानी कि बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ दैट कंट्री, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा। सामान्य निवासी क्या होते हैं सर? ये मैं एक स्पेशल वीडियो में आपको जरूर कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए इसे भी, ताकि आपके मन में कोई छोटा सा भी डाउट ना रह जाए। सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब उन लोगों की संख्या उन लोगों से है जो जिस देश में रहते हैं वहीं से उनकी रोजगार, आय का सोर्स होता है, वो वहां के क्या कहलाते हैं सर? नॉर्मल रेजिडेंट। समझिए इसको ध्यान से, मैं इंडिया का पर्सन हूं, मैं इंडिया में काम करके अपनी अर्निंग करता हूं, मैं यहां का नागरिक तो हूं, नागरिक समझते हैं ना आप, यानी कि मैं यहां पर नागरिकता मुझे मिली हुई है, मैं नागरिक हूं अलग, लेकिन मुझे सामान्य निवासी में भी शामिल किया जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट्स, यानी कि मैं यहीं से इनकम सोर्स अपनी जनरेट करता हूं। मानकर चलिए मैं यहां से अमेरिका में जॉब करने जाता हूं, अमेरिका में जॉब करता हूं, वहां से अपनी सैलरी अर्न करता हूं, मैं अमेरिका का क्या कहलाऊंगा सर? नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्लियर है? मान लीजिए मैं अब इंग्लैंड जाकर काम करता हूं, तो मैं इंग्लैंड का क्या होऊंगा? नॉर्मल रेजिडेंट्स। लेकिन सर मैं यहां का क्या होऊंगा? नागरिक होऊंगा, है ना, मैं यहां का नागरिक कहलाऊंगा, भारत का मैं नागरिक हूं। लेकिन सामान्य निवासी कहां का होऊंगा? जहां से मैं अपनी अर्न करता हूं, मतलब जहां से मैं पैसा कमाता हूं, जहां से मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वहां का मैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो अभी मैंने आपसे कहा 1 ईयर में एक अर्थव्यवस्था, एक इकोनॉमी ने जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, उसका फाइनल वैल्यू क्या कहलाएगा सर? जीडीपी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम आपका कहलाता है, राइट। और ये किसके द्वारा प्रोडक्शन हुआ? सामान्य निवासियों द्वारा। अमेरिका के कुछ एम्प्लॉइज यहां वर्क करते हैं हमारे इंडिया में, यहां से उनकी अर्निंग सोर्स है, यहां उनको एम्प्लॉयमेंट है, वो यहां के क्या कहलाएंगे सर? नॉर्मल रेजिडेंट्स, राइट। नॉर्मल रेजिडेंट्स यानी कि सामान्य नागरिक, राइट। लेकिन वो नागरिक कहां के होंगे? सामान्य निवासी हमारे इंडिया के कहलाएंगे, माफी चाहूंगा, सामान्य निवासी इंडिया के होंगे वो, क्योंकि अमेरिका के कुछ लोग, मैंने कहा कि आकर इंडिया में अगर जॉब कर रहे हैं तो इंडिया के लिए क्या है सर? नॉर्मल रेजिडेंट, सामान्य निवासी। लेकिन वो नागरिक कहां का होगा सर? वो अपने देश का नागरिक होगा, राइट।
तो ये क्लियर हुआ, यानी कि सर नागरिक यानी कि सिटीजन और जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है उसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, है ना। अमेरिका से दो व्यक्ति यहां पर काम करने आते हैं, नाम है चंगू मंगू। ये क्या सर नाम? चंगू मंगू नाम है, यहां पर आके काम करते हैं हमारे इंडिया में। वो इंडिया के लिए क्या है सर? नॉर्मल रेजिडेंट्स यानी कि सामान्य निवासी। लेकिन वो नागरिक यानी कि सिटीजन कहां के होंगे सर? वो अपने देश यानी कि अमेरिका के होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है यहां पर। अब देखिए हम लोग इसे स्टेप वाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब स्टेप वाइज क्या है यहां पर देखिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्टेप नंबर जब 1 निकालेंगे, आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। ये ध्यान रखिएगा पूरा, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, चलिए मैं पूरा कर देता हूं इसे। वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। इसे वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का मूल्य। उत्पादन का मूल्य अगर हमें कैलकुलेट करना है सर, तो कैसे कैलकुलेट करना है हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन में ढूंढना होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, राइट। अगर ये आपको मिल जाता है तो आपका स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया सर, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन काउंट हो गया। ये स्टेप वाइज इसीलिए सिखा रहा हूं मैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालना है, जीडीपी निकालना है, वो तो अलग पैटर्न है। लेकिन अगर आपको बोला गया वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो सर कैसे निकालना है? ये रहा फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट्स ऑल। और दूसरा तरीका रहेगा, अगर बाई चांस आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपके पास क्या गिवन होगा? प्राइस इनटू में क्वांटिटी। प्राइस इनटू में क्वांटिटी प्लस वही सर क्या? चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में परिवर्तन, यानी कि सेल्स नहीं गिवन है तो सेल्स कैसे निकालेंगे सर? आपको गिवन होगा सेलिंग प्राइस। क्या गिवन होगा सर? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्लियर है? पर यूनिट यानी कि प्रति इकाई बिक्री कीमत, है ना। एक इकाई की बिक्री कीमत दे रखी होगी आपको, यानी कि एक यूनिट बेचने की कीमत दे रखी होगी। और क्वांटिटी का मतलब क्या है सर? यहां पर टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। एक ईयर में टोटल कितनी, यानी कि उत्पादन की कितनी इकाइयां बेची गई, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सेल्स का मतलब ये बेची गई इकाइयां, प्रोड्यूस यूनिट्स नहीं, क्योंकि प्रोड्यूस यूनिट्स में क्या होता है? कुछ अनसोल्ड भी बचेगा, है ना। आपने एक ईयर में 1 लाख यूनिट्स बनाए, आपने उसमें से 90,000 बेचा, 10,000 तो अनसोल्ड बचेंगे ना सर, कुछ ना कुछ अनसोल्ड बचता है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, कुल बेची गई इकाइयां। ये दो चीजें दे रखी होंगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल कर आ जाएगा? सेल्स, और उसमें ऐड क्या कर दीजिए? चेंज इन स्टॉक, राइट। इस फर्स्ट स्टेप को क्लियर करने के लिए नोट पॉइंट आपके पास 2 हैं, वो हमेशा ध्यान रखिए। पहला नोट पॉइंट सर, अगर सेल्स आपको नहीं गिवन है, सेल्स आपको नहीं गिवन है सर, तो क्या करना है? प्राइस इनटू में क्वांटिटी, ये तो आप समझ गए। लेकिन अगर सेल्स भी गिवन है तो देखिए वो किस तरीके से गिवन होगा। आपके क्वेश्चन में हो सकता है लिखा हो डोमेस्टिक सेल्स, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सेल्स गिवन है, ये तो सेल्स ही है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेल्स गिवन है, लेकिन ये क्या है? डोमेस्टिक सेल्स। सेल्स का मतलब होता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। क्या सर? एक्सपोर्ट, यानी कि घरेलू बिक्री प्लस निर्यात। घरेलू बिक्री प्लस निर्यात। सेल्स का मतलब है हमने अपने देश में कितना बेचा और बाहर वालों को कितना बेचा। निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, आप जानते हैं बाहर अदर कंट्रीज में बेचना, अदर कंट्रीज वालों को बेचना, राइट। तो सर डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट अगर दोनों गिवन है आपके क्वेश्चन में तो ऐड कर लीजिएगा मेरे स्टूडेंट्स, उससे मिलेगा आपको सेल्स। क्लियर है? इसके अलावा चलते हैं हम लोग, दूसरा नोट पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है और ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको इसका। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा आपको, चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा सर, तो क्या करना है आपको? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। अंतिम स्टॉक यानी कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर में बच गया, जो नहीं बिक पाया था, और ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरू में आपके पास रखा हुआ था, राइट। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है सर? चेंज इन स्टॉक होता है, राइट।
और ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या सीखेंगे वो ध्यान से देखिए। सेकंड स्टेप में आपको सीखना है वैल्यू एडेड। अब इस वाले वर्ड से यहां पर क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि इस मेथड का नाम वैल्यू एडेड मेथड क्यों है और इसके क्या फायदे होते हैं। देखिएगा ध्यान से, वैल्यू एडेड यानी कि अगर आपको निकालना है सर मूल्य वृद्धि, तो मूल्य वृद्धि निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं, जो फर्स्ट स्टेप में आपने कैलकुलेट किया था वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, फर्स्ट मेथड में आपने कैलकुलेट किया था, याद है आपको, उसी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में से आपको माइनस कर देना है इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब है मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग। अब मध्यवर्ती उपभोग क्या है सर, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। जितना रॉ मटेरियल, जितनी कॉस्ट आई थी आपको इस प्रोडक्शन में, वो सारा हम माइनस कर देंगे, तो सर क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन से आप जब इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा सर, आपको वैल्यू एडेड मिल जाएगा, राइट, यानी कि मूल्य वृद्धि। देखिए वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो फर्स्ट स्टेप में निकाला माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट लिखा होता मध्यवर्ती लागत। अब समझिए इस चीज को हम मूल्य वृद्धि का नाम क्यों दे देते हैं। मूल्य वृद्धि क्या चीज है, अगर हम एक ईयर में एक देश के अंदर जितने भी उत्पादकों ने मूल्य वृद्धि की है, वैल्यू एडिशन किया है प्रोड्यूसर्स ने, अगर हम उन्हें भी जोड़ लें तो वो भी देश की डोमेस्टिक इनकम होगी। सर कैसे, मान लीजिए कि मैं हूं एक मैन्युफैक्चरर, मान लीजिए कि मैं सबसे पहले बात करता हूं किसी किसान की। अब उस फार्मर ने क्या किया, मेरे को प्रोड्यूस करके दिए वीट्स यानी कि गेहूं प्रोड्यूस करके दिया, राइट। उसने प्रोड्यूस करके दिया 20 लाख रुपए का। अब 20 लाख रुपए के गेहूं को मेरे पास मिला 20 लाख रुपए में, और मैंने उससे बिस्किट्स बनाए और बिस्किट्स बनाकर मैंने उसको बेचा आगे 50 लाख रुपए का। फाइनली किसको, मान लीजिए कस्टमर को ही सीधा बेच दिया। तो देखिए इसमें वैल्यू एडिशन कितनी आएगी, 20 लाख रुपए उस फार्मर का ऐड होगा, प्लस मैंने उस 20 लाख की चीज को आगे कितने में बेचा सर, 50 लाख, यानी कि मैंने वैल्यू एडिशन कितना किया, 30 लाख रुपए। तो 20 उसका और 30 मेरा, यानी कि 50 का टोटल। देखिए लास्ट में भी ये 50 का गया है मार्केट में, तो वो इक्वल आ जाता है, यानी कि फाइनल वैल्यू ले लीजिए या फिर वैल्यू एडिशन ले लीजिए। क्लियर है। तो वैल्यू एडिशन मेथड के ये फायदे होते हैं कि आप इसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। नेशनल इनकम में जब आप फाइनल प्रोडक्ट मेथड लेते हैं, कौन सा लेते हैं सर, फाइनल प्रोडक्ट मेथड, केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य को जोड़ते हैं, तो वहां पर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती है, राइट। और यहां पर दोहरी गणना की समस्या नहीं आती। किसमें सर, वैल्यू एडेड मेथड में, क्योंकि यहां पर हर एक प्रोड्यूसर्स का वैल्यू एडिशन केवल जोड़ना होता है। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन का मूल्य माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब यहां पर ध्यान रखने वाली जो बात है आप वो ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि आईसी क्या होता है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है सर, यानी कि कच्चे माल का क्रय, कच्चे माल का क्रय यानी कि कच्चे माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यही क्या होता है सर आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये ध्यान रखिएगा, स्टेप नंबर सेकंड आपका इससे क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर थर्ड की ओर। सर स्टेप नंबर थर्ड बताने से पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं। ये जो वैल्यू एडेड है, क्या है सर, वैल्यू एडेड, इसके दूसरे नाम भी हैं, जीवीए एट एमपी। क्या कह सकते हैं सर इसको, जीवीए एट एमपी। सर व्हाट इज दिस, जीवीए एट एमपी पहली बार सुन रहे हैं तो हम वैल्यू एडेड आ गया है। ये वही चीज है जहां पर आप डीपी 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 लिखते थे ना, यानी कि एनडीपी लिखते हैं, एनडीपी, तो एनडीपी में क्या होता था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वैसा ही है ये जीवीए एट एमपी, क्या है सर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट, आपको पता ही है, मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि सर बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, राइट। इसे भी कहने का मतलब आपके पेपर में वैल्यू एडेड निकालना हो, जीवीए एट एमपी निकालना हो, आपको क्या करना पड़ेगा सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट। तो दूसरा आपको ये समझ आ गया, ये ध्यान रखिएगा हमेशा जीडीपी एट एमपी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्ड है जीवीए एट एमपी, लेकिन ये माना वही जाता है जीडीपी एट एमपी, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको वैल्यू एडेड अगर निकालना है तो क्या दोनों स्टेप की जरूरत है,
बिल्कुल नहीं सर, आप दोनों स्टेप से भी निकाल सकते हैं और एक सिंगल स्टेप से भी आपको निकाला जा सकता है ये सर। हाउ टू कैलकुलेट बाय ये सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप से कैसे निकाल सकते हैं देखिए मैं आपको बता रहा हूं। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू, देखिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखिए एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको एक ही स्टेप में क्लियर कराएगा वैल्यू एडेड। सर कैसे, देखिए वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को क्या लिख सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सीखा था ना अभी फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद माइनस क्या किया, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो सर सेकंड स्टेप डायरेक्ट भी कैलकुलेट हो सकता है, यानी कि मूल्य वृद्धि निकालना है तो बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो मेन था स्टेप नंबर सेकंड तक। ये सेकंड तक अगर आपने सीख लिया तो आपको इस वैल्यू एडेड मेथड में कोई परेशानी नहीं आने वाली। स्टेप नंबर थर्ड पे आते हैं, आइए। स्टेप नंबर थर्ड कहता है आपसे कि आप निकालिए जीवी एट एफसी। क्या निकालिए सर, जीडीपी एट एफसी। हाउ टू कैलकुलेट, स्टेप नंबर सेकंड में आपने क्या सीखा था, जीवीए एट एमपी सीखा था ना, जीवी एट एमपी। अब क्या करना है, देखिए मुझे निकालना है जीवी एट एफसी। देख लीजिए डिफरेंस क्या है सर, जो प्रीवियस स्टेप में मैं निकाल चुका हूं जीवी एट एमपी, देखिए बस एक ही डिफरेंस है, मुझे एफसी चाहिए और यहां पर एमपी है। सर क्या करना है, आपको याद आ गया होगा, एनआईटी अगर मैं माइनस कर दूंगा ये भी एफसी हो गया, राइट। मुझे चाहिए था एफसी, बस इतना ही सा फर्क है सर। ये स्टेप बन गया, स्टेप नंबर थर्ड बन गया। आप ऐसे कितने भी स्टेप डाउन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन सिखाना जरूरी था आपको क्योंकि काम आएंगे ये सारी चीजें। स्टेप नंबर 4 की बात करूंगा मैं। स्टेप नंबर 4 में क्या ऐसा होने वाला है, बस देखिए मुझे चाहिए एनवीए एट एफसी, राइट। अब पिछले स्टेप में आपने क्या निकाला सर, जीवीए एट एफसी, है ना। देखिए बिल्कुल सेम है, फर्क है यहां एन और जी का। मुझे चाहिए नेट वैल्यू, सर यहां क्या है, ग्रॉस वैल्यू। क्या कर देना है, डेप्रीशिएशन माइनस कर देना है, मूल्य ह्रास को माइनस कर देना है। सर क्या मिल जाएगा, एनवीए एट एफसी। ये बेसिक वीडियो में हमने आपको सिखाया था, एमपी से एफसी कन्वर्ट करना, इसके बाद जी से एन कन्वर्ट करना, ये सारी वहां का पार्ट है, राइट। आप कहां तक पहुंच चुके हैं सर, एनवीए एट एफसी याद होगा, इसकी फुल फॉर्म बना सकते हैं हम, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। क्या है सर, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। ये बराबर मानी जाती है, इक्वल मानी जाती है, हमेशा ध्यान रखिए। किसके इक्वल मानी जाती है सर, एनडीपी एट एफसी के। देखिए ना मैंने कहा था वी एट एफसी यानी कि डीपी एट एफसी, बात एक ही है सर। वीए लगा लीजिए, डीपी लगा लीजिए, एक ही चीज है, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड वैल्यू एडेड मेथड है, इसलिए यहां पर वैल्यू एडेड यूज होता है। ये क्लियर हो गया। डोमेस्टिक इनकम तक हम आ चुके हैं सर। आगे चलना है क्या, आगे चलना, आइए एक और स्टेप आपके लिए बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाना है सर, स्टेप नंबर 5 मुझे निकालना है नेशनल इनकम। क्या निकालना है सर, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम को किसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे सर, एनएनपी एट एफसी, ऐसा ही है ना, एनएनपी एट एफसी मुझे चाहिए, एनएनपी एट एफसी चाहिए। तो सर क्या करना होगा, देखिए आपके पास प्रीवियस स्टेप में क्या मिल चुका है सर, एनवीए एट एफसी। एनवीए एट एफसी का मतलब आपको क्लियर पता है, क्या है सर इसका मतलब, इसका मतलब है सर एनडीपी एट एफसी, यही है ना। देख लीजिए डिफरेंस क्या है, सब कुछ सेम है, बस यहां मुझे नेशनल चाहिए, यहां डोमेस्टिक है। मुझे नेशनल चाहिए सर और ये डोमेस्टिक है, क्या करूं, इस डोमेस्टिक में ऐड कर देता हूं निफिया यानी कि एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये कैलकुलेट हो गया हमारा नेशनल इनकम। ये स्टेप वाइज का मतलब यही था यहां पर कि आपको इनमें से कुछ भी निकालना हो सकता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप इसको इस तरीके से निकाल पाएंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके साथ न्यूमेरिकल्स पे, जब इसके तो वही एक्सपेंडिचर मेथड वाला कमाल, इनकम मेथड, आय विधि वाला कमाल वही दिखाना है, उसी तरीके से प्रैक्टिस करना है और आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, राइट। ओके, थैंक यू गाइज। आप ध्यान से पढ़िएगा, आप वीडियो में कंटिन्यूअसली आप मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को, दोस्तों को, और समझाइए और इससे खूब हेल्प लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।